कहते हैं कि सियासत क्या क्या नहीं करा देती है। सियासत का खेल ही बड़ा गजब है। आज यहाँ कल वहाँ, इसमें न तौर तरीके और ना ही अदब है। आजम खान के बेटे जब से हरदोई जेल से छूट के बाहर आए, रामपुर में दो तरीके की कहानियां बन रही हैं। पहली कहानी यह है कि बेटा बाप का बदला लेने वाला है। दूसरी कहानी यह है कि रमजान के महीने में अब्दुल्ला आजम खान एक प्रण लेने वाले हैं। उनके प्रण में अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। अब्दुल्ला आजम के पूरे पश्चिमी यूपी की सियासत बदलने वाले ऐसा कहा जाने लगा, लेकिन कैसे ये कर पाएंगे ये बात भी आपको समझाते हैं। अब्दुल्ला आजम जिस स्वार सीट से विधायक थे वो अब एनडीए की सहयोगी अपना दल के पास है। पिता आजम खान का जिस रामपुर में सिक्का चलता था वहां उनके विरोधियों का कब्जा है। उनके धुर विरोधी मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद हैं। अखिलेश यादव अपने आसपास जिन मुस्लिम नेताओं को रखते हैं उनका नाम बर्क और इकरा हसन है। उन्हें भी आजम उतना पसंद नहीं करते और मां तंजीम फातिमा जो कभी राज्यसभा सांसद हुआ करती थी वो खुद जमानत पे है। मतलब आजम और उनका पूरा परिवार इस सियासी लड़ाई में हर तरफ से अकेले। फिर सियासत बदलेगी कैसे, थर्ड फ्रंट खड़ा कैसे होगा और क्या खेल होने वाला है, जरा वो भी समझिए। कहते हैं कि ये बात अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक को बहुत अच्छी तरह से पता है कि आजम खान जेल से भी हवा का रुख बदल सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव असली हिंदू और नकली मुस्लिम बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के नेता हैं, जबकि चंद्रशेखर तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए असली मुसलमान बनने को तैयार है। यहां तक कि अयोध्या में दो घिनौने कांड होते हैं और दोनों में पीड़िता जो होती है दोस्तों वो पिछड़ी जाति की लड़कियां होती। लेकिन चंद्रशेखर एक मसले पे चुप रहते हैं और दूसरे मसले पर खूब बोलते हैं, क्योंकि एक केस में आरोपी मुस्लिम था। चंद्रशेखर की जुबान राजस्थान में दलित बहनों के साथ हुई बदसलूकी पर भी खुलती है, लेकिन अपने ही प्रदेश की कुछ घटनाओं पे वो चुप्पी साथ लेते हैं। यह कहा जाता है कि चंद्रशेखर अगर नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंच जाए तो इस बात में यूपी की जनता को हैरानी नहीं होनी चाहिए। मायावती की पार्टी की पूरे यूपी में क्या हालत है सब जानते हैं। इसीलिए इस बार 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में मुसलमानों का वोट लेने के लिए योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती नहीं है। दोस्तों, यहां क्लियर कर देना चाहिए, चुनौती विरोधी पार्टियों को है। मुसलमानों का असली ठेकेदार कौन है, इस बात पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। क्या मायावती मुसलमानों के साथ है, या अखिलेश यादव को मुस्लिम पसंद करेगा, या नए नए नेता अब्दुल्ला आजम या चंद्रशेखर कुछ करेंगे जिसकी वजह से उन्हें मुसलमान पसंद करेंगे और वो अखिलेश यादव के लिए ही चुनौती बन जाएंगे। रामपुर में बैठे आजम के विरोधी आज भी ये बात दबी जुबान कहते हैं कि मुर्गी चोरी से लेकर किताब चोरी तक के आरोपी और मुकदमों की लंबी फहरिस्त के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर आजम की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि थर्ड फ्रंट जो बनाने की कोशिश हो रही है, अगर वो बनेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। यहां एक बात और है, अखिलेश यादव आजम खान को लंबे वक्त तक हल्के में समझते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उपचुनाव के पहले उन्हें जाकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करनी पड़ी और आजम खान को मनाना पड़ा। आजम खुद ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। कई बार समाजवादी पार्टी से आजम के रिश्ते खराब हुए। इधर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का लगातार काम चल रहा है। दोस्तों, महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को तो साथ लिया, लेकिन अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का काट ढूंढना बाकी। इसीलिए यूपी में डीएम समीकरण पे काम शुरू हो गया है, जिसमें डी का मतलब है दलित और एम का मतलब है मुस्लिम। अब्दुल्ला आजम इसी समीकरण के सबसे बड़े सूत्रधार बन सकते। इस पूरे प्रयोग में चंद्रशेखर भी बहुत जल्द अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अखिलेश यादव से ज्यादा आजम खान का मुद्दा अगर किसी नेता ने उठाया तो उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर बहुत जल्द अब्दुल्ला आजम से मिलने रामपुर उनके घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों परिवारों के रिश्ते बीते 2 सालों में बेहद मजबूत हुए। 2 साल पहले जब चंद्रशेखर पे हमला हुआ, आजम खान ने सहारनपुर जाके मुलाकात की, बेटे की तरह चंद्रशेखर को गले लगाया और कहा था कि बीजेपी विरोधियों को निपटाना चाहती है। उसके बाद नवंबर 2024 में चंद्रशेखर रामपुर चले गए, जहां आजम के परिवार से मिले और उसके बाद जेल में जाकर आजम खान से तकरीबन 1 घंटे मुलाकात की। बीते दिनों अब्दुल्ला आजम से भी जेल में मुलाकात हुई। इसी दौरान आजम खान का एक लेटर भी बाहर आया, जिसमें उन्होंने सपा के प्रति नाराजगी भी दिखाई। कहा गया
कि संभल का मुद्दा उठाने में सपा ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन रामपुर का मुद्दा उठाते वक्त सपाई भूल गए। ऐसे में नई सियासी खिचड़ी पकने की संभावना ज्यादा है। चूंकि अब्दुल्ला आजम बाहर आ चुके हैं तो चंद्रशेखर के सपने में भी पंख लगने की पूरी उम्मीद दिखाई देने लगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर अपनी भीम आर्मी को बड़ा बनाना चाहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक महत्वाकांक्षी नेता हैं। उन्हें पता है कि कैसे मायावती के वोट बैंक पर निशाना साधना है। यहां तक कि वो एक इंटरव्यू में मायावती से मिलने के लिए लाइव कैमरे पर फोन लगा देते हैं, बार बार मायावती को बुआ कहते हैं, रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। मायावती की पार्टी और कांशीराम की विचारधारा का कंट्रोल लेने के लिए चंद्रशेखर ने भी बिल्कुल बीएसपी के अंदाज में ही पार्टी की रूपरेखा तैयार की। उनको भी नीला कलर पसंद है, वो भी अंबेडकर साहब की बात करते हैं, वो भी कांशीराम की बात करते हैं, लेकिन मायावती उन्हें भाव नहीं देती हैं। अब कहानी ये बन रही है कि 2027 में किंग तो कोई नहीं बन पाएगा इनमें से जिनकी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन किंग मेकर बनने की कोशिश जरूर ये नेता कर सकते हैं। आजम खान के परिवार की पकड़ रामपुर से लेकर मुरादाबाद और संभल तक में है, लेकिन आजम खान से ज्यादा उम्मीद अब उनके बेटे अब्दुल्ला से की जाने लगी है, जिसका फायदा चंद्रशेखर लेना चाहते हैं। अगर वो सभी सीटों पे उम्मीदवार उतारते हैं, अखिलेश की सपा और मायावती की बसपा को इसका भारी नुकसान होगा। अखिलेश टोपी के सहारे 2027 के सत्ताधीश बनना चाहते हैं, जबकि मायावती का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि हाथ मिला ले तो बीजेपी को हरा देंगे, तो मायावती ने राहुल गांधी को ही सुना दिया। इससे यह बात साफ है कि मायावती 27 का चुनाव अपने जीवन का आखिरी चुनाव मानकर वो दमदारी से लड़ सकती हैं और मुकाबले की तैयारी कर सकती। शायद बसपा के कार्यकर्ता भी अब तक नहीं समझ पाए होंगे कि ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा देखें तो कैसे देखें, क्या होगा, और चंद्रशेखर और अब्दुल्ला ने अगर थर्ड फ्रंट बना लिया तो फिर बीएसपी का क्या होगा। पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में 126 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। दर्जनों सीटों पे दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 85 सीटें जीती थी दोस्तों, जबकि साल 2017 के चुनाव में 100 सीटों पे जीत मिली थी, यानी 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया था। इस बार योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड जीत की तैयारी में जुटे हैं और सियासत में जीत के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीति को अपनाना पड़ता है, और योगी को अगर ये नीतियां अपनानी पड़ी तो वो रुकते नहीं, वो हर तरीके का प्रयोग कर सकते। कुंदरकी में इसका एक बड़ा उदाहरण देखा गया, आजमगढ़ में देखा गया, और योगी आदित्यनाथ ने कमल खिलाकर विरोधियों को बताया कि अगर मुसलमानों का वोट लेकर कोई यूपी की गद्दी को अपनी बपौती समझ रहा है तो वो वक्त गया। लेकिन पश्चिमी यूपी का समीकरण थोड़ा अलग होता है दोस्तों। यहां बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौतियां भी होती हैं। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य सीटों के लिए प्लान बदलना होता है, और इसके लिए सबसे बेहतर हो सकता है डीएम फॉर्मूला, पर यह एक पेच यहां पर भी दिखाई देता है। सपा के प्रति वफादार रहे आजम खान ने अभी इस डील को हरी झंडी नहीं दिखाई। जानकार बताते हैं कि जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित थे, आजम की सपा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर आजम ने हरी झंडी दिखाई तो फिर चंद्रशेखर और अब्दुल्ला थर्ड फ्रंट बना सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस थर्ड फ्रंट को आसानी से बनने देंगे? तो इसका जवाब है कि अगर योगी को सियासी तौर पे इसका फायदा दिखाई देता है तो फिर इसका इशारा वो कर सकते हैं। हालांकि खुले तौर पे सियासत में ऐसा कोई बयान नहीं आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि कोई पहली कोशिश नहीं है इस तरीके की, बल्कि इससे पहले भी आजम खान भी थर्ड फ्रंट की ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाथी निकला। उससे पहले सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के चाचा और यूपी के बहुत बड़े नेता काजी रशीद मसूद ने भी कुछ इसी तरीके की कोशिश की थी। उनके 50 साल के राजनीतिक अनुभव में ये एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो असफल रहे। जैसे रामपुर में आजम खान का पूरा खानदान सियासत में है, वैसे ही इमरान मसूद का परिवार भी लंबे वक्त से सियासत में है, लेकिन थर्ड फ्रंट की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम रही। ये ठीक वैसा ही रहा जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त एक बार चंद्रबाबू नायडू ने तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसे में भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। नजरें जमाए रहिए, सियासत के नए नए सच को देखते रहिए। आने वाले दिनों में डील क्या होगी, किसे क्या मिलेगा,
कौन क्या करेगा ये तय करना नेताओं का काम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में जो जीत दिखाई है, उसके बाद मुस्लिम नेताओं ने यह समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी के सहारे रहना मतलब जेल में जाना। आजम खान जब जेल में गए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। जियाउर रहमान जेल में जाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। इकरा हसन जैसी नेता जो बहुत ताकतवर हैं, उनका परिवार भी सियासत में है, लेकिन वो बहुत ही बच बचा के योगी के खिलाफ बयान देती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब अब्दुल्ला खान जेल से बाहर आए तो वो सिर झुकाए अपने घर के अंदर घुस गए। उन्हें डर था कि कोई बयान न दे दें कि कल फिर पुलिस उन्हें उठाने आ जाए। ऐसे हालात में, ऐसे राजनीति के दौर में चंद्रशेखर और अब्दुल्ला से पश्चिम यूपी के मुसलमानों को एक उम्मीद है, और दोनों की महत्वाकांक्षा से भी ये बात साफ होती है कि दोनों कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाजवादी पार्टी के लिए ही चुनौती बढ़ेगी।